होना चाहिए कि -3 हो, फिर -2 हो, फिर -1 हो, फिर 7 हो और फिर 11। ये आपके पास फाइनल डेटा होगा जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपने जो डेटा आइटम फर्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको कंपैरिजन करना है विद द डेटा स्टोर्ड एट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे डेटा कौन सा है? -1। क्या 11 ग्रेटर देन -1 है? कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने डेटा को स्वैप करना है। डेटा को स्वैप करेंगे -1, 11, 7, -2 एंड -3। कोड थोड़ी लिखा है मैंने अभी। फिर उसके बाद अगला जो पोर्शन है, जो 11 है, उसको आपने कंपेयर करना है उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट डेटा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास अरे में? 7। क्या 11 ग्रेटर देन 7 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। 11 ग्रेटर देन 7 है, कंडीशन ट्रू है, तो हम इसको स्वैप करेंगे तो -1, 7, 11, -2 एंड -3। फिर उसके बाद 11 को उसके अगले डेटा आइटम के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्या 11 ग्रेटर देन -2 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो हमने इसको भी स्वैप करना है एंड यू विल हैव योर डेटा -1, 7, -2, 11 एंड देन वी हैव -3। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है वो क्या है? क्या 11 ग्रेटर देन -3 है? तो 11 यस ग्रेटर देन -3 है। हम इसको भी स्वैप करेंगे एंड यू विल हैव -1, 7, -2, -3 एंड देन वी हैव 11। Now if you look at this part, so you can see we want to have this final position of the array. This is the final position of the array. And in this part, you can see कि जब हमने ये एक पूरा जो लूप चलाया है, उस एक पूरे लूप के अंदर 11 अपनी सही लोकेशन पे जा चुका है। जो 11 डेटा आइटम है, वो अपनी बिल्कुल सही लोकेशन के ऊपर है, जहां पे उसको होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं, पहली वाली जो अरे है, पहला जो पोर्शन है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये अभी भी अनसॉर्टेड है। अगर ये दोबारा से हम इसको देखें, तो इसका मतलब है कि ये पूरा पार्ट जो अनसॉर्टेड है, इसको स्वैप करने की ज़रूरत है, इसको रीअरेंज करने की अभी भी ज़रूरत है। इसके अंदर भी जो सॉर्टिंग है, वो अभी होनी है। अब हम क्या करेंगे? हम इस प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास इसी से आगे फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या होगा कि हमने फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पिक करना है। हमारे पास क्या है? -1 और उसको उसकी नेक्स्ट लोकेशन के साथ कंपैरिजन करना है। क्या -1 ग्रेटर देन 7 है? कंडीशन इज फॉल्स। ये हमारे पास ग्रेटर देन 7 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डेटा आइटम्स पड़े हुए थे, वो एज इट इज आ जाएंगे। जैसे आप ट्रेस टेबल के अंदर भी इसको आप लिखते हैं, तो वो एज इट इज रहता है, उसमें चेंजेस कुछ नहीं आएंगे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन क्या होगा? नेक्स्ट 2 मेमोरी लोकेशंस का हम कंपैरिजन करेंगे। वी हैव 7 एंड वी हैव -2। क्या 7 ग्रेटर देन -2 है? यस, कंडीशन इज ट्रू एंड देन we will swap these two values. We will have -1, -2, 7, 7, -3 and 11। अब क्या करेंगे? फिर दोबारा से नेक्स्ट लोकेशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे। क्या 7 ग्रेटर देन -3 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको भी स्वैप करेंगे, तो -2, -3, 7 एंड 11। नाउ यू टेल मी, do we need to compare 7 and 11? No, there is no need to compare 7 with 11 because 11 is already placed at that memory location जहां पे उसको होना चाहिए, क्योंकि 11 हमारे पास एक मैक्सिमम डेटा इस अरे के अंदर मौजूद है और वो अपनी सही लोकेशन पे जा चुका है। इस पोजीशन को देखते हुए, इस पूरे एविडेंस को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि जब आपका लूप एक दफा एग्जीक्यूट होता है, जब आपका लूप इस पूरे पार्ट के अंदर यहां पे आता है, तो इसमें वो एक सबसे लार्जेस्ट डेटा आइटम को पिक करके अपनी मैक्सिमम लोकेशन पे सेव करवा देता है, जहां पे उसको होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप कंपैरिजन करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको लास्ट 2 मेमोरी लोकेशंस के दरमियान कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती।
दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एफिशिएंट बबल सॉर्टिंग। इसमें अभी पूरा पार्ट नहीं है, हाफ पार्ट ये है कि हम जब भी दोबारा लूप को चलाएं तो जो एक मैक्सिमम डेटा अपनी सही लोकेशन पे जा चुका है उसको दोबारा से कंपेयर करने की हमें जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसमें देखें कि आपके पास 7 और 11 ये अपनी सही लोकेशन के ऊपर आ चुके हैं, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। लेकिन अगर आप देखें -1 से लेके -3 तक जो अरे है वो अभी भी अनसॉर्टेड है। अब आपका सोल्यूशन, सर इसकी डेफिनेशन बात है। अच्छा जी, अब यहां पे अगर आप देखें पहले हमारे पास कंपैरिजन कितने हुए थे, पहले कंपैरिजन कितने हुए हैं बेटा? हमारे पास पहले कंपैरिजन हुए हैं 4। यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 एंड 4। जब आपने दोबारा चलाया इसको तो अब कंपैरिजन कितने हुए हैं? 1 2 एंड 3। इट मींस कि जब जब हम इसको रिपीट करेंगे तो एक जो कंपैरिजन है वो आपका रिड्यूस होता रहेगा। अब आते हैं वापस उसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अभी भी हमारे पास अरे सॉर्टेड नहीं है। हमने अब स्टार्ट कहां से करना है? बिल्कुल शुरू वाले डेटा आइटम से। हमारे पास डेटा आइटम क्या पड़ा हुआ है? -1। उसको कंपैरिजन करना है विद द नेक्स्ट डेटा आइटम। क्या -1 ग्रेटर देन -2 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो -2 इसको स्वैप करेंगे, -1 एंड देन वी हैव -3 एंड देन वी हैव 7 एंड देन 11। फाइन। नाउ अब कंपैरिजन करना है आगे फर्दर किसका? नेक्स्ट डेटा आइटम्स का। नेक्स्ट डेटा आइटम्स हमारे पास कौन से मौजूद हैं? -1 एंड -3। क्या -1 ग्रेटर देन -3 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो हम इसको भी स्वैप करेंगे एंड यू विल हैव -2 -3 -1 7 एंड 11। अब अगर आप देखें तो -1 भी अपनी सही लोकेशन पे आ चुका है। इट मींस कि इसमें भी आगे फर्दर हमें 7 और 11 के साथ कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। 7 और 11 के साथ कंपैरिजन की जरूरत नहीं है हमें, तो इसका मतलब हम इसको यहीं पे स्किप कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अब अगर आप देखें तो ये वो सेगमेंट है आपका जो आपका बिल्कुल स्वैप हो चुका है और उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो डेटा आइटम है वो अनअरेंज नहीं है, वो सारा का सारा अरेंज है। लेकिन जो आपके पास ये जो पहली दो मेमोरी लोकेशंस हैं ये अभी भी अनअरेंज्ड हैं, इनको हमने दोबारा से कंपैरिजन करना है। अब इनके कंपैरिजन को हम दोबारा से स्टार्ट कहां से करेंगे? उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे -2 से। हमारे पास अब नेक्स्ट कंपैरिजन आएगा। हमने कंपैरिजन करना है कि क्या -2 ग्रेटर देन -3 है। तो अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हम उसको भी स्वैप कर देंगे। फिर ये देखें यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आखिरी जो पोर्शन है हमारे पास जो रह गया था वो है -2 को हमने कंपैरिजन करना था -3 से। क्या -2 ग्रेटर देन -3 है? कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास आ जाएगा -3 -2 -1 और फिर उसके बाद आएगा 7 और फिर 11। और अब यहाँ तक हमारे पास पूरी की पूरी जो अरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी है। अब आप देखें नंबर ऑफ कंपैरिजन पहले कितने थे हमारे पास? 4।
फिर नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आए 3, और फिर नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आए 2, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास आए 1। अब ये तो हो गया है वो पार्ट जिसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा कंपैरिजन नहीं किया। एक्स्ट्रा कंपैरिजन का मतलब क्या है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये एक्स्ट्रा कंपैरिजंस क्या है। एक्स्ट्रा कंपैरिजन तब होते हैं कि जब हमारे पास एक कोड लिखा हो, जैसे मैं अभी आपके सामने यहाँ पे एक काउंट कंट्रोल लूप का कोड लिख रहा हूँ। काउंट कंट्रोल लूप क्या होता है, जिसमें फॉर लूप को हम यूज करते हैं, और फॉर लूप में जब तक उसका पूरा काउंटर कंप्लीट नहीं हो जाता वो खुद ब खुद चलता जाता है। अब अगर अरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ भी चुकी है, क्योंकि वो काउंट कंट्रोल लूप है, जब तक उसका काउंटर कंप्लीट नहीं होगा वो चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर वो वाला पार्ट हो रहा होगा, अगर हम वो वाला कोड लिखते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। हमारे पास टोटल जो लोकेशंस हैं वो 5 हैं, तो हम इसको चलाते हैं जी 1 से लेके 5 तक, और जो इनर लूप है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 4। अब इनर लूप जो भी होता है उसको हम 1 लेस देन द टोटल लोकेशंस लेके चलते हैं। उसकी रीजन ये है कि देखें, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किसका होता है 1 और 2 का, फिर उसके बाद कंपैरिजन किसका होता है 2 और 3 का, फिर 3 और 4 का, और फिर 4 और 5, फिफ्थ लोकेशन, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, उसके इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ लोकेशन का कंपैरिजन करता है वो। तो जब यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो 5 के बाद वो किसको कंपैरिजन कर रहा होगा 6 के साथ। तो 6 हमारे पास इंडेक्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर एक रन टाइम एरर जनरेट करता है। इसलिए वी ऑलवेज मेक श्योर कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट अ लूप फॉर द स्वैपिंग ऑफ द इनर लूप, जहां पे भी हमने स्वैपिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, वी ट्राई टू मेक श्योर कि इनर लूप की जो वैल्यू है वो 1 लेस देन द टोटल लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर आप मतलब फॉर में एक और 2 से स्टार्ट नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस 1 से भी स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे हमारे पास जो अरे है उसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं नम वाई, क्या वो ग्रेटर है नम वाई प्लस 1 से। अच्छा, अब इस लाइन को जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ट्रेस टेबल करते हुए भी वो मैंने देखा है कि बच्चे कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसमें। वो क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नम। नम क्या है, अरे का नाम है। वाई क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है, अरे का इंडेक्स है। अगर हम इसी को जो अरे अभी हमने ऊपर बनाई है, मैं इसको ही यहाँ पे पिक करता हूँ, तो इसको समझने में हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो अरे है ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जब मैं लिखता हूँ नम, तो इसका क्या मतलब है, ये अरे का नाम है, और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स वैल्यू को, उसके सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन का नाम सेम है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसके ऊपर एक नंबर मार्क किया हुआ है। तो नम 1 मींस कि वी आर एक्सेसिंग द डेटा 11। बात समझ आ गई जी। जब यहाँ पे आता है नम ब्रैकेट में लिखा हुआ है y+1, इट डज नॉट मीन कि हम इस लोकेशन के अंदर डेटा ऐड करें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि वो क्या करते हैं। पेपर में, एक पेपर मैंने चेक किया, उसमें लिखा हुआ था नम y+1। अगर आपने ये लिखा है तो ये एक एरर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो y में वैल्यू पड़ी हुई है आपने उसमें 1 कर दिया ऐड। जबकि अगर लिखा हुआ हो नम y+1, तो इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है उसमें +1 करो। जब लूप स्टार्ट होगा तो y की वैल्यू इनिशिएट कहां से होगी 1 से, 1 से होगी। 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2। तो इट मींस कि हम यहाँ पे डेटा कौन सा एक्सेस कर रहे हैं, जो सेकंड लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। जो कहां पड़ा हुआ है, सेकंड लोकेशन पे। दिस मींस कि we are comparing the data of first memory location with the next second memory location। अगर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा सेकंड मेमोरी लोकेशन से ग्रेटर है तो फिर हमने इसको स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए हम यहाँ पे एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन को यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टेम्प, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम y। जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा है उसको मैंने टेम्प में सेव किया। एक टेम्परेरी स्टोरेज है, टेम्परेरी वेरिएबल है, जिसको हम स्वैपिंग के लिए यूज करते आए हैं। अब क्योंकि मैंने इसका डेटा टेम्प में सेव कर लिया है तो मैं इसको ओवरराइड कर देता हूं विद द डेटा स्टोर्ड एट द सेकंड इंडेक्स।
जो सेकंड इंडेक्स पे डेटा पड़ा हुआ था उसको मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे सेव कर दिया, और फर्स्ट इंडेक्स का जो डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प में, उसको फिर हम सेकंड इंडेक्स के ऊपर सेव करते हैं, तो उसकी वजह से दोनों जो वैल्यूज हैं वो स्वैप हो जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो फर्स्ट इंडेक्स का डेटा था वो पहले हमने टेम्प में सेव कर दिया, यानी कि ये जो 11 है ये टेम्प में चला गया, ठीक हो गया। क्योंकि ये वैल्यू एक थर्ड मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है, तो मैंने -1 को उठा के 11 की जगह पे सेव कर दिया। अब वो जो टेम्प के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको हमने लाके सेकंड लोकेशन पे सेव कर दिया है, जिसके बाद जब हम ये एक आइटरेशन करेंगे तो इस एक आइटरेशन के रिजल्ट में 11 और -1 दोनों स्वैप हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एंड हो जाएगी। अभी ये जो पार्ट मैं लिख रहा हूं ये एक इनएफिशिएंट बबल सॉर्टिंग का पार्ट है। एंड फॉर इसके बाद टैब खाली हो जाएगा। टेम्प के अंदर वही डेटा पड़ा रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम नया लूप के अंदर वैल्यू आएगी वो उसको फिर ओवरराइट कर देगा। यस बेटे, वो उसको फिर ओवरराइट कर देगा, ठीक है जी। सर अच्छा जी, ये जी आप पूछिए। तो फिर हम टैब को 4x से भी चल नहीं सकते, उसको तो क्यों? 0 कर लेते जीरो करने की जरूरत नहीं है ना, जब आप नेक्स्ट टाइम बेटे लेके आएंगे ना तो ये नम वाई वाला जो डेटा वो ओवरराइट कर देगा उसको। अच्छा जी, ये अब किस तरह से जो अभी हमने पार्ट लिखा है ये इनएफिशिएंट क्यों है, इसको भी जरा थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ताकि हमें वाला पार्ट जी ये इनएफिशिएंट वाला पार्ट है, ये कोड इनएफिशिएंट है। कोड इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 20 आइटरेशंस होंगी। हमें नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है। हम कहते हैं कि फॉर एवरी आइटरेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप की सारी आइटरेशंस कंप्लीट होती हैं। आउटर लूप एक दफा चलता है तो इनर लूप 4 दफा चलेगा। तो आउटर लूप अगर 5 टाइम्स चल रहा है तो इनर लूप टोटल 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसकी टोटल आइटरेशंस कितनी है, 20 है। लेकिन अगर अभी हम ऊपर देखें हमें रिक्वायर्ड कितनी है टोटल, अगर हम इसमें देखें तो 1 2 4 4 3 7 7 और 2 10 आइटरेशंस रिक्वायर्ड है, यानी हमें हाफ आइटरेशंस रिक्वायर्ड है एफिशिएंट के लिए। तो इनएफिशिएंट वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास जो कंपैरिजन है वो बार बार अगेन एंड अगेन होता रहता है। कैसे होता है उसको भी आप ऑब्जर्व कर लें यहाँ पे। सर अगर आइटरेशन ज्यादा हो तो प्रोग्राम रनिंग में टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लेता है, जब टाइम ज्यादा लेगा तो इसका मतलब डेटा देर से सॉर्ट होगा, जितना देर से डेटा सॉर्ट होगा उतनी कॉस्ट उसकी ज्यादा आएगी। अभी हम जब आगे फर्दर आप वेरिएबल्स के अंदर आएंगे तो उसमें फिर हम एल्गोरिथम्स की कॉस्ट भी निकालते हैं। हमने देखना होता है, ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर अब रन हो रहा है तो वो रन ही होता जाए। बहुत हैवी हैवी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को कॉस्ट एफिशिएंट बनाना पड़ता है, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं एनर्जी को, एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं और आपके रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि हमारा जो कोड है वो एफिशिएंट हो, जिसमें कम इंस्ट्रक्शंस हो। हम हार्डवेयर को सिर्फ बेहतर नहीं करें, हम सॉफ्टवेयर की जो लॉजिक है उसको भी बेहतर करें। जी बेटे, जी बेटे मैंने ये लिखा है जी, नम वाई ब्रैकेट क्लोज करके +1 करोगे तो इट मींस के y का जो कंटेंट है उसमें +1 करो। लेकिन अगर आप लिखते हो नम y +1 और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हो तो इट मींस कि y में +1 किया आपने, जो लूप का वैल्यू है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स +1, इंडेक्स क्या है 1, 1 + 1 2, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं num2 को, तो num2 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है -1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इनएफिशिएंट किस तरह से है इसको जरा क्विकली देखते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, 11 है, और फिर हमने कंपैरिजन किया -1 के साथ, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो ये आएगा -1 11 7 -2 और फिर -3। फिर उसके बाद हम 11 को कंपैरिजन करेंगे 7 से, फिर -1 7 11 -2 और -3। फिर आप कंपैरिजन करेंगे 11 को -2 के साथ, तो -1 7 -2 11 और -3। ये वही वाला पार्ट है जो अभी हमने ऊपर लिखा था, तो इसलिए मैं इसको जरा जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा अपने कंक्लूजन की तरफ जाएं। -2 -3 और 11, ये था एक आइट्रेशन का पार्ट। अब क्योंकि इनएफिशिएंट है, जब आपने लूप चलाया होगा 1 से लेके 4 तक तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस इनर लूप टू आउटर लूप। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। नाउ व्हेन वी हैव x इक्वल्स टू 2 तो y अगेन क्या होगा 1। 1 पे क्या पड़ा हुआ है -1, तो फिर -1 का कंपैरिजन करेंगे, क्या -1 ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, तो हमारे पास -1 7 -2 -3 और क्या आएगा 11।
अब फिर कंपैरिजन करेंगे कि क्या 7 ग्रेटर देन -2 है, यस, तो -1 -2 7 -3 एंड 11, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या 7 ग्रेटर देन -3 है, यस, -2 -3 7 और 11। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हमने जब ऊपर वाले एलिमेंट्स को देखा था तो वी डिडंट कंपेयर 7 एंड 11, but at this particular point because we are using for loop account control structure, ये उसको कंपैरिजन लाजमी करेगा, क्योंकि उसमें हमने उसकी आइट्रेशन को कम तो किया ही नहीं है। इनर लूप उतना ही है जितना पहली दफा चल रहा था, वो 1 to 4 पहले चला था, अब भी कहां तक चलेगा, 1 to 4 तक चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक अननेसेसरी कंपैरिजन उसने किया है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, और उसके बाद भी डेटा आपका एज इट इज रहा। अच्छा सर, ये भी हो गया इतना, ये बार बार रन होता रहेगा जब तक जी। इटरेशन नहीं होगी। जी, पूरी आइट्रेशन हाँ, कंप्लीट, बबल sort चाहे बेशक डेटा सॉर्ट हो चुका हो लेकिन वो फिर भी एग्जीक्यूट चेक करी करेगा, जाएगा। कर ही जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। अब देखिए, अब क्योंकि हमारे पास दोबारा से लूप स्टार्ट होना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3, y दोबारा 1 होगा, तो अब आप देखो आपके पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, -1 है, -1 को हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद -2, -2 कंडीशन ट्रू है तो -2 -1 फिर -3 फिर आएगा 7 और फिर आएगा 11। अब इस लूप से आपको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इसकी कि कितनी एक्स्ट्रा इटरेशंस आ रही हैं। देखिए हमने -1 को कंपैरिजन किया है, फिर अब -1 को कंपैरिजन कर रहे हैं -3 से, तो -2 -3 माइनस सॉरी हाँ जी, -1 7 और 11। हमने इसमें बात की थी कि -1 7 और 11 को कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा लूप यूज किया है, काउंट कंट्रोल, तो वो उसको भी कंपेयर करेगा। तो उसके कंपैरिजन में अब क्या आएगा, एक्स्ट्रा आइट्रेशंस आ रही हैं कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो डेटा जो है वो फिर भी कंपैरिजन होता जाएगा। फिर वो कंपेयर करेगा कि क्या 7 ग्रेटर देन 11 है, नहीं, -2 -3 -1 फिर 7 और फिर 11। तो यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा हमारे पास कंपैरिजन आ रहे हैं, पहले यहाँ पे भी आया था और फिर इसके साथ ही आगे फर्दर सपोज हमारे पास डेटा कुछ ऐसा होता कि जो अभी तक स्वैप हो चुका होता, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन एक्स्ट्रा आते। तो ये एक हमारे पास जो कोड लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं ये इनएफिशिएंट है। पेपर में अब आपसे वो कहता है कि जी ये इनएफिशिएंट है, इसको एफिशिएंट बनाएं, कैसे बनाना है, तो आपने क्या काम करना है, अब वो पॉइंट्स आप नोट कर लें। आपने अब हम यहाँ पे वो टर्म्स लिखते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि हमने एफिशिएंट बबल सॉर्ट कैसे करनी है। आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, ये एक जो हमारा ओ लेवल्स का जो सिलेबस का स्कोप है वो हमें मैक्सिमम यहीं तक लेके चलता है, जिसमें एक फ्लैग वैल्यू चाहिए होती है और इनर लूप की जो आइट्रेशन है वो हमने 1 रिड्यूस करनी है फॉर एवरी आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या है कि यू नीड टू introduce a flag value to check whether inner loop is still swapping values or not. कि you need to make sure कि आपके पास अगर इनर लूप में स्वैपिंग हो रही है तो हम पहले क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स रख देंगे। अगर इनर लूप में कोई भी एक मेमोरी लोकेशन को उसने स्वैप किया है तो हम उसको ट्रू कर देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई इनर लूप को दोबारा चलाना है। और ये जो हमारा लूप होगा इसको हम कहेंगे कंडीशनल लूप बेस्ड ऑन अ फ्लैग वैल्यू, कि हमारे पास एक कंडीशनल लूप होगा जो कि एक फ्लैग वैल्यू के ऊपर बेस्ड कर रहा होगा। ठीक हो गया जी।
इसके बाद अब अगर आपको पूछा जाता है भाई क्या चीज हम इंट्रोड्यूस करें, एक पॉइंट तो आपके पास वेरी सॉलिड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंडीशनल लूप बेस्ड क्या मतलब? रिपीट एंड फॉर लूप नहीं लगेगा। रिपीट। फिर इसके बाद रिड्यूस वन आइटरेशन of inner loop for every iteration of outer loop कि इनर लूप की एक आइटरेशन को हम कम करेंगे आउटर लूप की एक आइटरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आउटर लूप चलाया 1 से लेके 5 तक, नेक्स्ट टाइम एक दफा जब लूप चलेगा इनर लूप, वो 1 से लेके कहां तक चलेगा? 4 तक। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपका लूप आएगा वो लूप चलेगा 1 से 3 तक। फिर उसके बाद इनर लूप नेक्स्ट टाइम कहां तक चलेगा? 1 से 2 तक। और फिर उसके बाद चलेगा 1 से 1 तक। तो चलिए कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसको हम एक वेरिएबल का पार्ट बनाएंगे, हम उसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे और उस वेरिएबल में जब इनर लूप कम होगा, खत्म होगा, हम उसकी एक वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे कोड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास टोटल अभी स्पेसेस कितनी है अरे में? हमारे पास टोटल जो लोकेशंस हैं वो हैं 5। तो हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि एक आउटर लूप लेते हैं कंडीशन कंट्रोल, जिसको हम बनाएंगे एक, हम कह लेते हैं रिपीट अनटिल। और जो दूसरा लूप है वो हम बना लेते हैं फॉर लूप, और उसको हम चलाएंगे 1 से लेके टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस तक। जी दोनों के लिए सर इनर लूप फॉर वाला लगाएंगे, जी। आउटसाइड वाला कंडीशन कंट्रोल। डिपेंड करता है, दोनों आप लगा सकते हैं। लेकिन एक दफा एक इनर लूप जो चल रहा होगा वो इंडेक्सिंग बेसिस के ऊपर होगा, और जो बाहर वाला है वो फ्लैग की बेसिस के ऊपर चलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल लोकेशंस जो आ रही हैं वो कितनी हैं? 5 है, तो मैंने उसको 1 लेस देन द टोटल लोकेशन चलाना है, तो मैंने यहाँ पे रखी है n की वैल्यू 4। अब यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ रिपीट आप करें, एक बूलियन फ्लैग वैल्यू ले लें जिसका नाम हमने रखा है स्वैप, और उसको आप कर दें फॉल्स। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द इनर लूप, और इनर लूप हमारे पास आएगा फॉर लूप फॉर x 1 to n। n क्या है? ये हमें बता रहा है कि भाई आपने मैक्सिमम 4th इंडेक्स तक आना है, क्योंकि 1 और 2 का कंपैरिजन हो जाएगा, 2 और 3, 3 और 4, 4 और फिर 5 का, क्योंकि हम +1 करके उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो कंपैरिजन वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज चल रहा है। इफ नम x ग्रेटर देन नम x +1, तो हमने क्या करना है, इसको स्वैप कर देना है। तो हम इसको स्वैप करते हैं कुछ इस तरह से, नम x में x +1 आ जाएगा, और x +1 में जो टेम्प की वैल्यू है वो आ जाएगी। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास स्वैपिंग हुई है, तो इस स्वैपिंग को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो है बूलियन फ्लैग हमारा स्वैप, तो हमने उसको ट्रू कर दिया। अब इसके ट्रू करने की वजह से क्या होगा? इसके ट्रू करने की वजह से हमारा जो आउटर लूप है वो कंट्रोल होगा। हमने इसको ट्रू कर दिया ना, अब आउटर लूप इसकी बेसिस के ऊपर चल रहा होगा। फिर हमने यहाँ पे कर दिया है जी नेक्स्ट x, और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे हमने n की जो वैल्यू है उसको -1 करना है। पहले हमारा जो लूप है 4, n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 4 तक चलेगा। फिर उसके बाद जब हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हमने अब लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाना है? 1 से 3 तक चलाना है। तो क्या करें हमने उसकी जो वैल्यू है उसको -1 करना है। उसकी वैल्यू को -1 करने के लिए क्या करेंगे?
हम यहाँ पे एक असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक काउंटिंग स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया n इक्वल्स टू n-1। अब इससे होगा क्या, है तो ये काउंट कंट्रोल लूप, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है। अब उस वेरिएबल में जो पड़ा हुआ है उसने 1 से स्टार्ट करना है और उस वेरिएबल तक चले जाना है। पहले वो 1 से 4 तक जा रहा था, तो अब कहां तक जाएगा, 1 से 3 तक, और फिर नेक्स्ट टाइम जब रिड्यूस करेंगे तो 1 से 2 तक, और फिर 1 से 1 तक। तो आउटर लूप जो है वो हमारे पास कंट्रोल हो रहा है किससे, विद द हेल्प ऑफ द स्वैप वैल्यू। तो यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं कि अंटिल स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स, कि अगर हमारे पास स्वैप की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो गई है, और या फिर हम इसको ये लिख देते हैं और n इक्वल्स टू 0, कि अगर n 0 हो गया है, क्योंकि उसके अंदर स्वैप करते करते जब वो नीचे आएगा, देखें हमारे पास जैसे हम आखिरी आइटरेशन में आए, यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू हमने एक दफा स्वैपिंग की उसकी, तो स्वैप ट्रू हो गया। अब हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये होती है जिसमें हमारे पास कंपैरिजन आखिर तक चल रहा है, जैसे अभी हमारी एग्जांपल में आखिर तक उसका कंपैरिजन हुआ है। लेकिन समटाइम्स, अच्छा, अब जब आखिर तक कंपैरिजन हुआ है, जब वहां पे n की वैल्यू होगी 1, तो ये चलेगा 1 से 1 तक। लूप टर्मिनेट होगा, n-1 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि या तो स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स हो जाए या फिर n 0 हो जाए। तो n 0 हो चुका है तो वो लूप खत्म हो गया। लेकिन अगर पहले ही डेटा आपका स्वैप हो चुका है, पहले ही दफा में आपका डेटा पूरा स्वैप हो चुका है, तो वो उसमें पूरी एक लूप के अंदर ये कंडीशन आपकी फॉल्स रहेगी। स्वैप में आपने उसको इनिशियलाइज किया हुआ था फॉल्स से रिपीट अंटिल में, तो जब आप इसको आके देखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनर लूप, तो वो आपको यहाँ पे स्वैप फॉल्स मिलेगा, जिसकी वजह से आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब बोलो।